तो विश्व के भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में समग्रता से अध्ययन अब हम करना प्रारंभ करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि आने वाले कुछ ही समय बाद उत्तरी अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं वो सब आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। ठीक है, तो इत्मीनान से मुझे सुनना है। आपके सामने हर एक टॉपिक का जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो सब कुछ मानचित्र में आपको दिखाऊंगा। तो जब मानचित्र में दिखाऊंगा तो आप लोग भी एटलस में मानचित्र में चीजों को घर पे देख लीजिएगा। ठीक है, काम कर लीजिएगा, बहुत कठिन चीज नहीं है। या मेरे साथ साथ यदि आपके पास एटलस है तो एटलस में आप साथ साथ देखते चलिएगा। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वही चीज आप एटलस पे देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए क्योंकि चीजें क्या होती है ना, बहुत कठिन नहीं है। कठिन हम दो कारणों से बना देते हैं। पहला क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो पढ़ते समय आपके दिमाग में एक विचार जरूर गूंजता रहता है कि मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा। तो जब दोबारा पढ़ने का विचार साथ साथ गूंज रहा होता है तो दिमाग को लगता है कि अगेन रिवीजन करना पड़ेगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। यदि आप एक बार भी चीजों को सुनेंगे तो एक बार में भी चीजें आपकी हो जाती हैं। और जब मैप के थ्रू हम पढ़ रहे हैं तब तो इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। तो एक बार खुद के ऊपर भरोसा करना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको चीजें याद रहेंगी हर एक स्थिति में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैप की बौछार होने वाली है, सारे मानचित्र ही हैं और मानचित्र के माध्यम से मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा आपको, ताकि आपको कोई दुविधा ना आए। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के राजनीतिक मानचित्र। इसका पॉलिटिकल मैप कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मानचित्र है आपका उत्तरी अमेरिका महादेश का। उत्तरी अमेरिका महादेश के बारे में आप जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, सातवें नंबर पे भारत आता है। तो क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? तीसरा। जनसंख्या के स्थान पे भी तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे अमेरिका और चौथे में इंडोनेशिया, पांचवें में पाकिस्तान। ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज में तो पहले नंबर पे आपका जो है चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से तीसरे नंबर पे। क्लियर है? अब देखो यदि हम इसको देखें, इसके राजनीतिक मानचित्र को देखें तो हम इसको 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश को। ठीक है, 6 भागों में विभाजित करके अभी देखते हैं। पहला तो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वैसे कंट्री वाइज देखें तो डेनमार्क का अधिकार में आता है। किसके आता है? डेनमार्क के। एक तरीके से आप देखें कि एक श्वेत द्वीप की तरह, यहाँ पे कोई आबादी निवास नहीं करती है डेनमार्क के। लेकिन ये महाद्वीप के तौर पे देखें, डेनमार्क तो यूरोप में पड़ता है आपका, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महादेश में आता है ग्रीनलैंड। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट जिसको हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं, यूएसए कहते हैं। चौथे नंबर पे आपका पड़ता है मेक्सिको। पांचवें नंबर पे यहां पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कंट्री हैं, इसको हम बोलते हैं मध्य अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका। ठीक है, इसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं। कौन कौन से कंट्री अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये मानचित्र है मेक्सिको से जुड़ा हुआ। देखो ये मानचित्र को यहाँ पे मैंने जूम करके ले लिया है, ये मेक्सिको है। मेक्सिको के जस्ट बाद मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में देखिए कंट्रीज हैं कुछ, मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा आपको कंट्री का। एक तो ग्वाटेमाला है आपका, ग्वाटेमाला के जस्ट बगल में बेलीज है, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती अमेरिका में कई सारी कंट्रीज हैं। टोटल कितनी कंट्री बताई थी मैंने नॉर्थ अमेरिका में? 23। ठीक है, मध्यवर्ती अमेरिका में टोटल 7 कंट्रीज हैं आपकी। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, पनामा के बाद फिर आपका दक्षिणी अमेरिका चालू हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई समस्या नहीं। समझ में आ रहा है? समझदार तो बहुत है आप लोग, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद छठवां भाग, मैंने आपको बोला 6 हिस्से हैं इसके राजनीतिक। पहला ग्रीनलैंड, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा मैक्सिको, पांचवा आपका मध्यवर्ती अमेरिका, छठवां है आपका वेस्ट इंडीज कंट्रीज, जिनको हम कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज, या यहाँ पे बहुत सारे
मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में बहुत सारे द्वीप छितराए हुए हैं, ठीक है, इनको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे हैं, ये संख्या में काफी ज्यादा है। जैसे क्यूबा हो गया आपका, बहामास हो गया, जमैका हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिकन हो गया, पोर्टो रिको हो गया। तो ये आपके द्वीप है, और भी बहुत सारे, बारबाडोस है, डोमिनिका है, ग्रेनाडा है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे बहुत सारे। क्लियर? तो 6 भाग आपको याद हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से हैं। पहला ग्रीनलैंड, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 मेक्सिको, नंबर 5 मध्यवर्ती अमेरिका, नंबर 6 वेस्ट इंडीज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मध्यवर्ती अमेरिका एक बार फिर से याद दिला देता हूं, याद करा देता हूं आपको। मध्यवर्ती अमेरिका के देश मैंने आपको बताया, पहला बेलीज, बेलीज के बाद ग्वाटेमाला, मेक्सिको के जस्ट नीचे है, दोनों मेक्सिको से बॉर्डर साझा कर रहे हैं, बेलीज और ग्वाटेमाला। फिर होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। रट गया? क्लियर? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। है कि प्लेसेस के आधार पे हम समझ सकते हैं कि हाँ वो भी नीचे कौन सा है। हाँ, मतलब थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें आ जाए कि मैच द उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो वहां पे आपको चीजें क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाए। तो राजनीतिक तौर पे आपको टोटल कितने भागों में हमने बांट दिया इसको? 6 भागों में। अब इसको भौतिक फिजिकल मैप के को भी बांट लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक फिजिकल चीजें देखते जाएंगे साथ साथ। पहले बांट लेते हैं, फिर देखते भी जाएंगे। ये मैं बांट रहा हूं इसको 4 भागों में, भौतिक तौर पे 4 भागों में इसको बांटा जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 भागों में सबसे पहले इसका जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन आपको देखने के मिलेंगे। देखिए, देखना, ये जो ये आपका ग्रे कलर है पूरा माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया पूरी तरीके से। पश्चिमी क्षेत्र तो इसको बोलते हैं पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। बहुत सारे माउंट हैं, अभी एक माउंट नहीं है, माउंट पे भी आते हैं, रॉकी है, मैकिनले, बहुत सारे। ठीक है, अलास्का रेंज है, कास्केड रेंज है, कोस्टल रेंज है, सियरा नेवादा है, 9-10 माउंटेन है, यहाँ पे भी है। लेकिन ये आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र पूरा क्या है? माउंटेन रीजन। जो इसका पश्चिम वेस्टर्न एरिया है, इसमें माउंटेन रेंज है बहुत सारी। रीजन है क्योंकि इधर आपका पैसिफिक, आपकी जो प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत आप जानते हैं यहाँ पे ओसनिक प्लेट है, जो प्रशांत महासागरीय ओसनिक प्लेट है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों आपस में जब मिलती हैं तो यहाँ पर बलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी भी है इसमें बहुत सारे, क्योंकि ओसनिक क्या करती है, नीचे जाके मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के कारण से यहाँ पे ज्वालामुखी भी है। ठीक, दूसरा आपका है ये पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो दूसरे नंबर पे है, ये है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदानी क्षेत्र। ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये पूरा ग्रेट प्लेन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं, उन नदियों के द्वारा मैदान बनाया गया है। ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, ये सारी नदियों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, ग्रेट प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन्स है। तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे जो क्षेत्र है, ये अपलेशियन पर्वतमाला। यहाँ पे सबसे पुरानी पर्वतमाला, जैसे भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है, वैसे यहाँ पे अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे अपलेशियन पर्वत क्षेत्र है। और जो किनारे वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, चूंकि समुद्र से लगा हुआ है, तो एक कोस्टल प्लेन है आपका, समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र है। तो इसको भौतिक तौर पे मैं 4 भागों में बांट रहा हूं, और इसको हमने 6 भागों में विभाजित किया पॉलिटिकल तौर पे। ठीक है, ग्रीनलैंड, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, मध्यवर्ती अमेरिका और वेस्ट इंडीज कंट्री। ठीक है, यहां पे हमने 4 भागों में इसको विभाजित किया। पहले नंबर पे पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, फिर इसके बाद मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के बाद फिर आपका अपलेशियन क्षेत्र, और फिर आपने कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ऑनलाइन वाले एक बार आप लोग भी थोड़ा सा हौसला अफजाई करने का काम करेंगे मेरा, कि आपको समझ में आया क्या, जो चीज बताता जा रहा हूं एक एक करके समझते जा रहे हो क्या, ये चीज सभी लोग एक बार बताएंगे। ठीक है ना? हाँ, सबकी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल मस्त होकर के पढ़ना है, डरना नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत पिंटू पिंटू चीजें हैं ये। तो आप चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र को देखने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि पर्वत कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे।
बहुत सिंपल सी है। यहाँ पे पर्वतों को अब याद करा दूंगा आप लोगों को। आपके सामने पर्वत है सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर डाल रखा है पर्वतों में। नंबर 1 अलास्का रेंज, यहाँ पे अलास्का श्रेणी है। देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए ये आपका ये क्षेत्र है अलास्का क्षेत्र। यहाँ पे अलास्का, ये पहले साइबेरिया रशिया का हिस्सा हुआ करता था। रशिया ने चूंकि यहाँ पे एक तरीके से इसको हैंडल करना मेंटेन करना थोड़ा सा उसके लिए कठिन था, तो इसको फिर यूएसए ने खरीद लिया इस पूरे क्षेत्र को। तो यूएसए आपका, यहाँ पे आप देखेंगे यूएसए को, यूएसए में टोटल 50 स्टेट है। 50 स्टेट में से ये आपका कनाडा के साथ सीमा साझा करता है, 49 पैरेलल है, फिर ये ग्रेट लेक एरिया है, और फिर यहाँ से आपका ये आपका यहाँ पे, और ये भी आपका यूएसए है। बाकी ऊपर का हिस्सा जितना भी है कनाडा। एक द्वीप हवाई द्वीप है जो कि 50वां इसका राज्य है, वो आपका पैसिफिक ओशन में सेंटर में पड़ता है, ठीक है, मध्य हिस्से में पड़ता है उसके। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अलास्का रेंज। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, यही है आपकी 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे है अलास्का रेंज, कोई दिक्कत? अभी एक एक करके इनके बारे में भी समझते जाएंगे। अलास्का रेंज हो गई। दूसरे नंबर पे है आपकी ब्रुक्स श्रेणी, ठीक है। ब्रुक्स, ये 1 मिनट, ये है आपका, ये पहले नंबर पे आपका अलास्का है, ये है आपका अलास्का। दूसरे नंबर पे ये है ब्रुक्स रेंज। अभी इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें हम कर लेंगे, पहले एक बार हम थोड़ा सा लिस्टिंग बना लेते हैं, ठीक है। ब्रुक्स रेंज तीसरे नंबर पे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका, ये सब कनाडा में पड़ रही है मैकेंजी श्रेणी। मैकेंजी श्रेणी कनाडा पे है। अलास्का और ये दोनों यूएसए की हैं, अलास्का और ब्रुक्स दोनों यूएसए के अंडर में आती है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी रेंज है यहाँ की, रॉकी माउंटेन रेंज है, रॉकी पर्वत श्रेणी। ये भी आपकी पड़ती है कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महादेश में। थर्ड नंबर पे है आपकी मैकेंजी रेंज। आप ये सब मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी मैकेंजी श्रेणी, ठीक है। चौथे नंबर पे रॉकीज है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर है कोस्टल रेंज। चौथे नंबर पे है आपकी कोस्टल रेंज, चौथे नंबर पे है कोस्टल रेंज, ठीक है। ध्यान देखते रहना। चौथे नंबर के बाद नेक्स्ट आपका है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज यहीं पे आपकी अंदर पड़ती है, ये वाला एरिया कास्केड रेंज, कास्केड रेंज, हाँ। कोस्टल रेंज जो है ये मतलब पूर्वी तट पे, कोस्टल पश्चिमी तट वाला क्षेत्र, ये पूरा कोस्ट, ये जो पूर्वी तट में वो समुद्र तटीय मैदान है, वो प्लेन है। हम यहाँ पे पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि कोस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी, इसका नाम रख दिया गया कोस्टल रेंज, ठीक है। तटीय श्रेणी, तट से लगी हुई श्रेणी, तो इसका नाम ही तटीय श्रेणी हो गया, ठीक है। इसके बगल में आपका कौन सी है, इसके बगल में आपकी कास्केड श्रेणी है, कास्केड रेंज है, ठीक है। तो कोस्टल अलग है, कास्केड अलग है, दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका सियरा निवादा, ठीक है। सियरा निवादा जस्ट नीचे है यहाँ पे, ये है आपका सियरा निवादा, सियरा निवादा जस्ट नीचे है इसके सियरा निवादा। ये भी पर्वत श्रेणी है आपकी। 7 मतलब माफ करिएगा 6 नंबर है आपका, ये 6 नंबर नहीं 7 नंबर। पहले नंबर पे आपकी अलास्का, दूसरे नंबर पे ब्रुक्स, तीसरे नंबर पे मैकेंजी, चौथे नंबर पे रॉकी, पांचवें नंबर पे कोस्टल, छठवें नंबर पे कास्केड। अब इस तरीके देखो मैप को ऐसे ही याद करना। 7वें नंबर पे सियरा निवादा, 7वें नंबर पे सियरा निवादा, 7वें नंबर पे सियरा निवादा। इसके बाद सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये एक आपकी यहाँ पर है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, कैलिफोर्निया की खाड़ी से लगा हुआ है आपका यहाँ पे। और 9 नंबर है आपका अपलेशियन, अपलेशियन माउंटेन रेंज। बताइए, फिर से एक बार दोहराते हैं, मेरे साथ दोहराइए। नंबर 1 अलास्का, नंबर 2 ब्रुक्स, नंबर 3 मैकेंजी, नंबर 4 रॉकी, नंबर 5 कोस्टल, नंबर 5 कोस्टल। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कोस्टल वाला एरिया, ठीक है। नंबरिंग मैंने इसीलिए की है। नंबर 1 अलास्का, नंबर 2 ब्रुक्स, नंबर 3 मैकेंजी, नंबर 4 रॉकी, नंबर 5 कोस्टल, नंबर 6 कास्केड, कैस्केड, कैस्केड पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी। नंबर 7 सियरा निवादा, नंबर 8 सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, नंबर 7 सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, नंबर 7 सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। नंबर 7 के बाद नहीं, नंबर 7 सियरा निवादा, नंबर 8 सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, नंबर 9 अपलेशियन पर्वत श्रेणी।
ठीक है, ये प्रमुख पर्वत श्रेणी है। क्या दिक्कत है? ठीक, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर पर्वत श्रेणी जो आपकी है वो ज्यादातर पर्वत श्रेणी पश्चिम में अवस्थित है, इसलिए पश्चिम पर्वतीय समूह के तौर पे इसको हम देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। अब एक एक पर्वत श्रेणी देखते हैं। नंबर 1 अलास्का रेंज। अलास्का रेंज यूएसए में आएगी कि कनाडा में आएगी? यूएसए में। सबसे पहले तो यूएसए राज्य में अवस्थित है। इसी श्रेणी पर यूएसए की सबसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है मैकिनले पर्वत श्रेणी चोटी, मैकिनले पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पीक है, वो अलास्का रेंज में अवस्थित है। किसमें अवस्थित है? अलास्का रेंज में। मैकिनले पर्वत शिखर कहां अवस्थित है आपका? ठीक है, दूसरा नाम भी है इसका, नाम एक नया नाम अभी रखा गया है देनाली, इसका एक दूसरा नाम देनाली भी है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कहां पे पड़ता है? मैकिनले में, माउंट मैकिनले। ये देखिए माउंट मैकिनले आपका 6184 मीटर की हाइट है इसकी, माउंट मैकिनले की। ठीक है, और अलास्का श्रेणी में ही मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सबको समझ में आ रही है चीजें, ऑनलाइन वाले भी सारी चीज समझ रहे हैं। सबको एक बार कमेंट करके बताते जरूर जाना है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आप लोगों को, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज है। तो अलास्का के बारे में मैंने 3 पॉइंट बताए। पहले यूएसए में अवस्थित है, दूसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैकिनले माउंटेन, मैकिनले पर्वत शिखर कहां अवस्थित है? मैकेंजी पर्वत श्रेणी अलग है, मैकिनले पर्वत शिखर अलग है। मैकेंजी को मैकिनले से मत जोड़िएगा। मैकिनले पर्वत शिखर कहां पर है आपका? माउंट मैकिनले अलास्का रेंज पे, और यहीं पर मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट पर्वत श्रेणी है आपकी, अब अलग अलग एक एक करके देखेंगे। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी जो आपकी है, ये भी कहां अवस्थित है? ब्रुक्स, ब्रुक्स आपका अलास्का वाले रेंज में ही अवस्थित है। ये अलास्का रेंज है ना आपका, अलास्का वाले रेंज पे ही अवस्थित है। तो ये आपका यूएसए में ही है, यूएसए की ही मानी जाएगी ये पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसको आपको यूएसए की मान के नहीं चलनी है। अब थोड़ा समय एक बार, चूंकि आप देख रहे हैं ये पश्चिम वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या है ना, पूरे पर्वत है, बहुत सारे पर्वत। इन पर्वतों के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बताता हूँ, क्रम से एक एक करके देखिएगा। ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका अलास्का से लेकर के यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट में मैंने आपको कौन सा बताया है? सियरा माद्रे, यहां तक ये पूरा आपका अवस्थित है, पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अपलेशियन तो इधर है ना आपका, इस साइड में पड़ रहा है ना, 9 नंबर है ना अपलेशियन, प्राचीनतम अपलेशियन। पहले भी मैंने आपको जो 4 भागों में विभाजित किया था, तो तीसरे नंबर पे अपलेशियन ही था। पहले नंबर पे पश्चिमी पर्वतीय समूह, दूसरे नंबर पे विशाल मैदान ग्रेट प्लेन, फिर आपका अपलेशियन, और फिर समुद्र तटीय मैदान। 4 भागों में हमने भौतिक तौर पे इसको विभाजित किया था। तो अपलेशियन रेंज आपकी पूरब में पड़ती है, और यहाँ की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी, ठीक है, चोटी में से एक है। तो सबसे पहली बात, और ये अलग अलग युग में सारी की सारी क्या है, पर्वत श्रेणियां जो है डेवलप हुई है। इनमें से सारे सारे लगभग जो है वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, लेकिन सियरा निवादा जो आपका है एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्रंस माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन के तौर पे। बाकी सभी मोड़दार पर्वत श्रेणी है। मोड़दार पर्वत श्रेणी वही ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में मिली है, तो फोल्ड पड़ने के परिणाम स्वरूप वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओशनिक प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागर की प्लेट और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्लेट है, वो प्लेटें आपस में मिलने से पर्वतों का निर्माण हुआ है। दूसरा, अलास्का रेंज में मैंने बताया कि सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है मैकिनले। मैकिनले एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे ज्वालामुखी भी बहुत सारे हैं। माउंट मैकिनले अपने आप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि सबसे ऊंची उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या, अच्छा बताइए, माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है? बिल्कुल है। क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? बिल्कुल है। यदि दोनों में से कोई भी पूछा जाता है तो आपको बताना है। ठीक है, ऐसे ही
कोस्टल रेंज जो आपका है, यहां पर देखिए कोस्टल रेंज जो है, तटीय श्रेणी, तटीय श्रेणी जो है आपकी कनाडा में भी पड़ती है और आपकी यूएसए में भी पड़ती है। कोस्टल रेंज में एक माउंट पड़ता है जिसको बोलते हैं माउंट लोगन। क्या बोलते हैं? माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नंबर 1 में माउंट मैकिनले, दूसरे नंबर पे माउंट लोगन। माउंट लोगन कहां अवस्थित है? कोस्टल रेंज में। कहां अवस्थित है? कोस्टल रेंज में, तटीय श्रेणी पे, ठीक है। अब कोस्टल रेंज एक बार फिर से सारी रेंज के बारे में मैं, नंबर 1 कौन सी रेंज है? अलास्का रेंज। नंबर 2 ब्रुक्स। नंबर 3 मैकेंजी। नंबर 4 रॉकी। नंबर 5 तटीय श्रेणी कोस्टल। नंबर 6 कॉस्केट। नंबर 7 सियरा निवादा। नंबर 8 सियरा माद्रे। नंबर 9 अपलेशियर। अरे नंबर, ऐसे दिमाग में नंबर याद करने हैं अपने को, दिमाग में एक बार नंबर याद तो खत्म बात सारी की सारी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कहां पे अवस्थित है? अलास्का रेंज पे। नाम क्या है? मैकिनले। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां अवस्थित है? कोस्टल रेंज में। वो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ये पूरा महाद्वीप तो उत्तरी अमेरिका है ना, है ना। तो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले, और लोगन आपकी कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कहां पड़ती है? कोस्टल रेंज में पड़ती है। सिंपल से पिंटू सी बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद एक माउंट रेनियर पड़ती है, माउंट रेनियर। माउंट लोगन यहां पे है, मैकिनले, मैकिनले यहां पे है। इसके बाद कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर, कास्केड रेंज, कास्केड रेंज में माउंट रेनियर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वहीं सियरा निवादा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विटनी, विटनी पीक। सियरा निवादा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विटनी, ठीक है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले, कोस्टल रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन, कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी अभी बताया आपको माउंट रेनियर, क्या है? माउंट रेनियर। और सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी विटनी, क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक करके यहां पे समझते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या सारी चीजें हैं और किस तरीके से इनको हम देखेंगे। एक एक पर्वत शिखर और पर्वत चोटियों को लेकर के अभी हम एक एक जो इसकी रेंज है उनको देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने तटीय श्रेणी के बारे में बताया। तटीय श्रेणी का फेमस है यहाँ पे माउंट लोगन, जो कि कनाडा की सबसे हाईएस्ट है, इसकी दूसरी है। कास्केड रेंज में मैंने बनाया माउंट रेनियर आपका, ठीक है। माउंट रेनियर आपका क्या है? सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट रेनियर है, ठीक है। अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जितने भी पर्वत है, मैंने आपको बताया सियरा निवादा को छोड़कर बाकी सारे पर्वत कैसे हैं? नवीन बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। सियरा निवादा आपका ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की पहली सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? एंडीज, जो कि कहां पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज। दूसरे नंबर की है आपकी रॉकी। रॉकी दूसरी सब विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है, लंबाई में सबसे ज्यादा लंबी श्रेणी आपकी कौन सी है? रॉकी, ठीक है। रॉकी, इसमें सबसे ऊंचा शिखर इसका है माउंट एल्बर्ट। इसका सबसे ऊंचा शिखर है आपका माउंट एल्बर्ट। कौन सा है? माउंट एल्बर्ट। अब फिर से माउंट मैकिनले, अलास्का रेंज, रेनियर, कोस्टल लोगन, कोस्टल रेंज, रेनियर, कास्केड रेंज, सियरा निवादा की व्हिटनी। इसकी क्या है? माउंट एल्बर्ट। क्या है? माउंट एल्बर्ट। किसकी? रॉकी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रॉकी पर्वत श्रेणी में तांबे के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, तांबा बहुत पाया जाता है यहाँ पे। तांबे के साथ साथ सीसा, जस्ता, चांदी ये भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मतलब कि बहुत सारी धातुएं जो है अमेरिका की
पश्चिमी पर्वतीय मैदान पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी जानना है आपको। इसमें जो पर्वत श्रेणियां है ना, इन पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में बहुत सारे पठार हैं। जैसे यहाँ पे कोलंबिया का पठार है, बीच बीच में पठारी क्षेत्र है। पठार समझते हैं, टेबल नुमा संरचना जो होती है, तो कोलंबिया का पठार है। ग्रेट बेसिन है यहीं पर, यहाँ पे आपका ग्रेट बेसिन वाला क्षेत्र है, तो ये भी एक पठारी क्षेत्र है। कोलोराडो का पठार है, तो यहाँ पे कई सारे पठार पाए जाते हैं। कोलंबिया का पठार। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पठारों के बारे में चर्चा करें तो कौन कौन सा है? कोलंबिया का पठार, कोलंबिया के पठार के अलावा ग्रेट बेसिन, इसके अलावा ग्रेट बेसिन के अलावा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। ठीक है, इसके अलावा अन्य और बहुत सारे पठार है, जैसे यूकान का पठार, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार। तो मैक्सिको में भी यहाँ पर पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे पठार भी पाया जाता है। कोलोराडो पठार पाया जाता है, ग्रेट बेसिन पठार पाया जाता है, कोलंबिया का पठार पाया जाता है। तो कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, ये सारे पठार कहां पाए जाते हैं? आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार है। कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन पठार, मैक्सिको का पठार। ठीक है, कहां पाए जाते हैं सारे? यूकान का पठार, ये सारे पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो ये जो कि पर्वत है, तो नदियों का उद्गम कहां से होता है? पर्वतीय क्षेत्रों से। तो यहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, बहुत सारी नदियां, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बहुत सारी नदियां रॉकी पर्वत से या अन्य बहुत सारे पर्वतों से निकलती हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक नदियों के नाम बताऊंगा। यहाँ पे कोलंबिया नदी है, कोलोराडो नदी है, रियो ग्रांडे नदी है ना, मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं। तो ये कहाँ पे कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी से बहुत सारी नदियां निकलती। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस श्रेणी में, रॉकी पर्वत श्रेणी में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बहुत सारी जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे येलो स्टेट एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क, वो भी यहीं पर पाया जाता है। योहो नेशनल पार्क, वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो ये सारे नेशनल पार्क भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली पर्वत श्रेणी है सियरा निवादा। सियरा निवादा के बारे में मैंने बताया कि एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन मतलब ये ट्रू माउंटेन नहीं, फोल्डेड माउंटेन है, एक भ्रंश पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैंने कौन सी बताई? विटनी। पर्वत चोटियां याद है सारी। माउंट मैकिनले किसकी है? अलास्का रेंज की। कोस्टल रेंज में सबसे ऊंची कौन सी है? लोगन, माउंट लोगन। कास्केड रेंज में सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट रेनियर। कौन सी है? माउंट रेनियर। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची कौन सी है? विटनी। रॉकी की सबसे ऊंची कौन सी है? एल्बर्ट। भी तो पढ़ा आपने। एक्चुअली दिमाग को भरोसा नहीं है आपको, बस भरोसा करो इस पे, सब घुस चुका है, चला गया है। सारा खेल भरोसे का है, जिसने जितना भरोसा किया उस पे उतना ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है, तो सियरा निवादा की सबसे ऊंची चोटी आपकी है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि सियरा निवादा पर्वत श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील पाई जाती है, अल्पाइन झील, ताहो जिसका नाम है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सुपीरियर भी है, वो ग्रेट लेक एरिया की झीलें हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। 5 झीलें हैं, ग्रेट लेक अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सियरा निवादा में साइकोइया राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, साइकोइया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है यहाँ पे, साइकोइया राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है साइकोइया। ठीक है, ग्रेट साइकोइया बोलते हैं इसको। तो विश्व के सबसे बड़ा वृक्ष सिकोइया या साइकोइया यहाँ पर पाया जाता है। तो साइकोइया राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, अब देखो एक माउंटेन है यहाँ पे, अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन यहाँ पे पूर्वी भाग में अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अवस्थित प्राचीन बलित पर्वत है। ठीक है, प्राचीन बलित पर्वत है। इसकी पर्वत की ऊंचाई अब कम हो गई, जैसे हमारे अरावली पर्वत श्रेणी आप देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी के समकालीन है और ये लगभग इसकी औसत ऊंचाई अब 1000 से लेकर 2000 मीटर ही बची है। ये ऊपर से धीरे 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 पर्वत आपका क्या हो चुका है? अपरदित हो चुका है ये पर्वत। ठीक है,
इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मिसेल है, माउंट मिसेल। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिशेल। सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल। अपलेशियन पर्वत में ही सबसे उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रॉकी में तांबा, सीसा, जस्ता, ये सब पाया जाता है। अपलेशियन में पाया जाता है कोयला। ठीक है, क्लियर है? यहां पर भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। नदियां बहुत सारे जलप्रपात भी बनाती हैं यहां पर। और एक तरीके से इन नदियों में विद्युत उत्पादन का काम सबसे ज्यादा किया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जो पर्वत है वो अपलेशियन पर्वत है, क्योंकि यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां जलप्रपात बनाती हैं, जो विद्युत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला क्षेत्र भी अपलेशियन पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पर्वत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी के तौर पे मानते हैं। तो ये पर्वतों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मैंने दी। मैंने एक सारे पर्वत बताए, पहला अलास्का रेंज, दूसरा ब्रुक्स, तीसरा मैकेंजी, चौथा रॉकी, पांचवा कोस्टल, फिर कास्केड, फिर सियरा निवादा, फिर सियरा माद्रे, फिर अपलेशियन। याद रहेंगे क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपको याद रहना चाहिए। देखो अब आप लोग नहीं याद रखोगे तो फिर धोखा हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, पठार मैंने कुछ बताए थे, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार, मेक्सिको का पठार, कैनेडियन शील्ड, ऐसे करके आपको पठार याद होने चाहिए, ऐसे करके आपको पर्वत याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट लगेगा, सारी नदियां याद करा देता हूं। ठीक है, बस आपको याद करने वाली बात है कि आप लोग याद कर लो सारी की सारी नदियां। ठीक है, नदियों के बाद फिर हम झीलों में आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि बस मैं ही समझ रहा हूं अभी तक? आप समझा रहे हैं तो हम लोग समझदार भी बने। समझदार ही तो नहीं हो आप लोग, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं। सतीश कुमार जी, चलिए थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा एक बार बताएं, आप लोगों को भी सब समझ में आ रहा है ना? बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि क्रम से पूछ लेगा कौन कहाँ पे क्या अवस्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी, कौन सा हाईएस्ट पीक है, मैच द फॉलोइंग आ जाता है। मैपिंग देख रहे हैं, मानचित्रण है, ये सब एक दिन का काम है मेरा। देखा जाए तो एक दिन में मुझे सब खत्म कर देना चाहिए आपको। कुछ आई नहीं इसमें, क्या है बताओ? सब नाम नाम है, नाम बताने। बट ये है कि अभी इतने सारे नाम है, मैं एक दिन में बता दूंगा तो सर पकड़ के बैठ जाओगे फिर इंटायर, है ना? तो वो एक दिन में धीरे धीरे आपको भी अभ्यास करने से आता है। मैप में अभ्यास करिएगा। देखो ये नदियां लिख रही, नदियों में भी नंबर डाल दिए मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है ना, पहले नदियों के नाम याद करा देता हूं, और जैसे ही नाम याद हो जाएंगे फिर नदियों के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। नंबर 1 मैकेंजी रिवर। क्या है? मैकेंजी। मैकेंजी पर्वत श्रेणी भी थी ना, तो मैकेंजी आपका कनाडा में ही है। नंबर 2 यूकॉन पर्वत, यूकॉन नदी। यूकॉन नदी अलास्का में जाके गिरती है, यूकॉन नदी। नंबर 1 मैकेंजी, नंबर 2 यूकॉन, नंबर 3 कोलंबिया नदी। नंबर 3 कोलंबिया नदी। ठीक है, नंबर 3 कोलंबिया। नंबर 4 कोलोराडो रिवर। नंबर 4 कोलोराडो रिवर। नंबर 4 कोलोराडो। नंबर 5 रियो ग्रांडे। नंबर 5 रियो ग्रांडे। नंबर 6 मिसिसिपी। 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 नंबर 7 मिसौरी। नंबर 7 मिसौरी। नंबर 7 मिसौरी। नंबर 8 हडसन। नंबर 8 हडसन। हडसन। नंबर 9 सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस। ठीक है, नंबर 10 नेल्सन रिवर। ये देखिए नंबर 10 है। नंबर 11 चर्चिल, चर्चिल रिवर। और नंबर 12 फ्रेजर रिवर। फिर से एक बार याद करेंगे।
नंबर एक मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर के बारे में बात करेंगे अभी, जाओ थोड़ा सा पहले मैकेंजी, पहले रिवर याद करा देते हैं। ठीक। फ्रेजर, कौन नंबर फ्रेजर। ऐसे देखो, अब ये एक तरीका भी बता रहा हूँ याद करने का। ठीक है, ये याद करने का एक आसान तरीका होता है चीजों का। नंबरिंग डाल लो और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको चीजें याद हो जाएंगी। नंबर एक मैकेंजी, नंबर दो यूकॉन रिवर, नंबर तीन कोलंबिया रिवर, नंबर चार कोलोराडो रिवर, नंबर पांच रियो ग्रांडे, नंबर छह मिसिसिपी, नंबर सात मिसौरी, नंबर आठ हडसन, नंबर नौ सेंट लॉरेंस, नंबर दस नेल्सन, नंबर ग्यारह चर्चिल, नंबर बारह फ्रेजर। बस इतनी याद कर लेनी। 12 प्रमुख नदियां हैं, बाकी छोटी मोटी नदियां तो और भी होंगी। फिर से एक बार अगेन। नंबर एक मैकेंजी, नंबर दो यूकॉन, नंबर तीन कोलंबिया, नंबर चार कोलोराडो, नंबर पांच रियो ग्रांडे, नंबर छह मिसिसिपी, नंबर सात मिसौरी, नंबर आठ हडसन, नंबर नौ सेंट लॉरेंस, नंबर दस नेल्सन, नंबर ग्यारह चर्चिल, नंबर बारह फ्रेजर। ठीक है, अब एक एक नदियों को थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैकेंजी रिवर। देखो ये मैकेंजी रिवर यहाँ पे आपकी, ये मैकेंजी रिवर है। ठीक है, मैकेंजी नदी का उद्गम जो है ग्रेट स्लेव झील से होता है। यहाँ पे एक झील है, देखो ये ग्रेट स्लेव झील है। यहाँ पे ये एक झील है, तो ग्रेट स्लेव झील कनाडा की झील है। यहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ये जाकर के ब्लू फोर्ट सागर में गिर जाती है। यहाँ पे जो सागर है इसका नाम है ब्लू फोर्ट सागर। ब्लू फोर्ट सागर कहां जल गिराती है, ब्लू फोर्ट सागर में जल गिराती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी, मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पेट्रोलियम के अपार भंडार पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर। ठीक है, मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी। नंबर दो यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर निकलती है मैकेंजी पर्वत श्रेणी से। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी थी मैकेंजी, बताया था मैंने आपको। नंबर एक अलास्का, नंबर दो ब्रुक्स, नंबर तीन मैकेंजी, नंबर चार रॉकी, नंबर पांच कोस्टल, नंबर छह कास्केड, नंबर सात सियरा निवादा, नंबर आठ सियरा मद्रे, नंबर नौ अपलेशियन। ऐसे याद होनी चाहिए, नहीं याद होंगी। अब नंबरिंग आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ जानी चाहिए। ऐसे ही नदियां जैसे ही बोलूं, नंबर एक तुरंत चालू कर देना, मैकेंजी। नंबर सात, नंबर दो यूकॉन, नंबर तीन कोलंबिया, नंबर चार कोलोराडो, नंबर पांच रियो ग्रांडे, नंबर छह अरे बोलिए तो सही मिसिसिपी, नंबर सात मिसौरी, नंबर आठ हडसन, नंबर नौ सेंट लॉरेंस, नंबर दस नेल्सन, नंबर ग्यारह चर्चिल, नंबर बारह फ्रेजर। ऐसे करके नंबरिंग याद रखनी। नदियों में हर एक ऐसी नदियां याद होनी चाहिए। एशिया की बता दिया, नंबर नंबर डाल के नंबर करके एशिया बता दिया 2 मिनट। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको इसको। ठीक है, बट मुद्दा बस आप वाला है कि आप लोग याद कर लो साथ साथ। ठीक है, मजा आना चाहिए आपको, ये समझना चाहिए कि यार एक दिन में इतना सारी चीजें पढ़ गए। ठीक है, तो अब ये नदियां हैं इतनी सारी। अब एक एक नदी के बारे में देखो। मैकेंजी के बारे में बताया, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से। कहां गिरती है, ब्लू फोर्ट सागर में गिरती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी, इस नदी में पेट्रोलियम के अपार भंडार पाए जाते हैं। यूकॉन नदी के बारे में बताया, कहां से निकलती है, मैकेंजी पर्वत से निकलती है। यहाँ पे मैकेंजी पर्वत है। ठीक है, कहां पे गिरती है, बेरिंग सागर में। ये सागर जो है इसका नाम है बेरिंग सागर। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी कल वाले सेशन में कि बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे बेरिंग सागर है। बेरिंग जल संधि अलास्का को साइबेरिया से अलग करता है, या फिर कहें एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। तो यहीं पे बेरिंग जल संधि है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं से होके जाती है। ठीक बा कि नहीं ठीक बा। हाँ, तो यूकॉन नदी उद्गम मैकेंजी से गिरती है बेरिंग सागर पर, और यहां पर सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पे सोना पाया जाता है इस बेसिन पे, इस नदी के बेसिन पे सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। और ये अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। ठीक है, अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे नदी का नाम क्या है, कोलंबिया। तो कोलंबिया नदी का उद्गम होता है रॉकी से। कहां से होता है, यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है रॉकी। रॉकी पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है कोलंबिया से। इसका होता है रॉकी पर्वत श्रेणी से।
यह प्रशांत महासागर में गिरती है। कहां पे गिरती है? प्रशांत महासागर में, कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो प्रशांत महासागर में गिरती है। तो रॉकी से निकलती है, प्रशांत में गिरती है। ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदी का नाम स्नेक है। यहाँ पे एक सहायक नदी है इसकी, स्नेक। इसकी सहायक नदी का नाम स्नेक नदी है, कोलंबिया नदी। कोलंबिया के बाद, ठीक है, इस पे कोलंबिया पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है ग्रैंड कुली बांध। इस पे ग्रैंड कुली बांध है जो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। ठीक है, और कोलंबिया नदी के पास ही कोलंबिया का पठार है, तो कोलंबिया के पठार से होकर बहती है ये नदी। ग्रैंड कुली वाशिंगटन की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रमुख नदी है। वाशिंगटन डीसी बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये कोलंबिया वाला क्षेत्र है आपका पूरा। यूएसए की सबसे लंबी नदी जो प्रशांत महासागर में जल गिराती है। अभी अमेरिका की मिसिसिपी है सबसे लंबी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। ये प्रशांत महासागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। अब ये हो गया आपका कौन सी? कोलंबिया कंप्लीट। अब बात करते हैं कोलोराडो की। कोलोराडो नदी का उद्गम भी रॉकी पर्वत से होता है। यहाँ पे ये रॉकी पर्वत श्रेणी है आपकी, रॉकी पर्वत श्रेणी है। रॉकी पर्वत श्रेणी से ही इसका भी उद्गम होता है। ठीक है, किससे? रॉकी से। किसका? कोलोराडो नदी का। कहां जाके गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ये देख रहे हैं, कैलिफोर्निया स्टेट है यहाँ पे, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्लियर? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, इस नदी पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ग्रैंड कैनियन, कैनियन मतलब आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी। जब नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है तो उस पर्वत को चीरते हुए चली जाती है, काटते हुए चली जाती है और आई आकार की घाटी का निर्माण करती है। इसी को कैनियन बोलते हैं। ग्रैंड, जैसे हमारे गार्ज बोलते हैं, इसी को दूसरे भाषा में गार्ज बोलते हैं। सिंधु नदी गार्ज बनाती है, पूरा का पूरा आपका काटती हुई चली जाती है। शिवालिक वहां पे जो पर्वतमाला है, माफ करिएगा, पीर पंजाल है ना वहां पे, है ना, तो उसको काटते हुए निकल जाती है, तो वहां पे भी गार्ज बनाती है सिंधु भी। तो यहाँ पे भी आई आकार की घाटी या ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ये नदी कोलोराडो के पठार पे बहती है। इसी कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो के पठार पे बहती है और बीहड़ का निर्माण करती है। जैसे हमारे यहाँ पे चंबल जो है ना, मालवा के पठार को काट के बीहड़ का निर्माण करती है। इसमें हुअर बांध स्थित है। ठीक है, हुअर बांध स्थित है और उस बांध के पीछे मीड झील, एक झील बनी है और ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है। देखो यहाँ पे दो मरुस्थल भी पाए जाते हैं आपके। एक आपका यहाँ पे दो प्रमुख मरुस्थल हैं आपके। हाँ, ये एक तो है आपका मोजावे डेजर्ट और दूसरा है सोनेरॉन डेजर्ट। दो डेजर्ट पाए जाते हैं, मोजावे डेजर्ट और दूसरा सोनेरॉन डेजर्ट। ये दो मरुस्थल आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, मोजावे डेजर्ट और सोनेरॉन डेजर्ट। तो आपकी इसी डेजर्ट स्टेट में कोलोराडो नदी बहती है। ठीक है, कोलोराडो नदी आपकी बहती है। ये आपकी कोलंबिया हो गई, कोलोराडो। तो चार नदी आपको मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, उनके बारे में जानकारी। ठीक है, नंबर एक नदी कौन सी थी? बताओ, नाम बताते जाओ थोड़ा सा। नंबर एक मैकेंजी, नंबर दो यूकॉन, नंबर तीन कोलंबिया, नंबर चार कोलोराडो। अब किसके बारे में बताना है? नंबर पांच कौन सी नदी है? रियो ग्रांडो। रियो ग्रांडे का उद्गम भी कहां होता है? रॉकी पर्वत श्रेणी से ही उद्गम करती है। रियो ग्रांडे भी रॉकी से निकलती है, कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। ये देखिए, ये है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, यह नदी अमेरिका और यूएसए, मैक्सिको के बीच, माफ करेगा, यह नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये देखिए, ये बॉर्डर बना रही है। इधर मैक्सिको है, मैक्सिको, और ऊपर यूएसए है। तो मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर बनाती है ये। ठीक है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी का नाम है पेकोस नदी, पेकोस नदी। इसके बाद नेक्स्ट अगली नदी आपकी मिसिसिपी नदी।
ठीक है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका पूरे महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। ये नदी पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। किस आकार का? पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है नदी, पंजाकार डेल्टा बनाती है। मैक्सिको किस में बनाती है? पंजाकार डेल्टा। ठीक है। तो नदी का उद्गम जो है मिन्नेसोटा राज्य में स्थित हुआ है। यहीं पे इटस्का झील है, इटस्का झील से निकलती है। नदी का उद्गम जो है मिन्नेसोटा राज्य इटस्का झील से होता है। मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। एक झील है जिसका झील का नाम है इटस्का झील। इटस्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। कहां से निकलती है? इटस्का झील से। और ये मिन्नेसोटा राज्य है वहां से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। कहां गिराती है? पंजाकार डेल्टा बनाती है। उत्तरी अमेरिका महादेश की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और ये नदी पूरी तरीके से उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में बहती है। कनाडा में नहीं बहती, मैक्सिको में नहीं बहती है, केवल और केवल यूएसए में बहती है। क्लियर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी नदी और टेनेसी नदी। मिसौरी और टेनेसी इसकी दो सहायक नदियां हैं। ये है आपकी मिसौरी नदी। ठीक है। मिसौरी भी रॉकी में जाकर के, आपकी रॉकी पर्वत श्रेणी से मिसौरी निकलती है और मिसौरी जाकर के मिसिसिपी में मिल जाती है। मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक है। और इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में चावल की खेती, कपास की खेती, तंबाकू की खेती, मतलब कृषि उत्पादक क्षेत्र है। विशाल मैदान का निर्माण भी, ग्रेट मैदान का निर्माण भी इस नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया। कुछ समझ में आया कि नहीं इतने तक में? हाँ, समझ में आ जाएगा, भरोसा करो। तो भरोसा नहीं होता आपको कि हाँ समझ में आ गया, हाँ याद हो गया। याद समझ में आ रहा है ना? याद का भी भरोसा कर लो कि मुझे याद हो रहा है। अच्छा चलो, सारी नदियां बता डालो। नंबर 1 मैकेंजी, नंबर 2 यूकॉन, नंबर 3 कोलंबिया, नंबर 4 कोलोराडो, नंबर 5 रियो ग्रांड, नंबर 6 मिसिसिपी, नंबर 7 मिसौरी, नंबर 8 हडसन, नंबर 9 सेंट लॉरेंस, नंबर 10 नेल्सन, नंबर 11 चर्चिल, नंबर 12 सब याद है? लास्ट की याद हुई है, सब याद हो जाती है सब। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालोगे सब समझ में आएगा। अनुप्रमिला जी करे से समझ में आ रहा है, कुछ भूल। ये जब बात नहीं खत्म हो रही ना, आप लोग भरोसे नहीं कर रहे हो कि कुछ भूल नहीं रहे हो आप लोग। मेरे से पूछो, आपको सब कुछ याद हो रहा है। ठीक है, सब कुछ। हाँ, ऑनलाइन वाले बैठ के तो बहुत मजे ले रहे होंगे कि ऑफलाइन वाली क्लास लग रही है। नहीं, ऑनलाइन वाले खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं सर आप ही नहीं समझ रहे, हम भी समझ रहे हैं। ठीक है, बराबर समझना है दोनों को। मेरे समझने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एग्जाम देने आपको जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा है हडसन नदी। हडसन नदी उद्गम होता है न्यूयॉर्क राज्य से। हडसन कितने नंबर हमने बताया? 8 नंबर की नदी है हमारी। हडसन नदी का उद्गम न्यूयॉर्क राज्य में एक झील है जिसका नाम है हेंडरसन झील। हाँ, 7 नंबर मिसौरी। हाँ, सहायक नदी है उसकी। ठीक है, 8 नंबर है आपकी हडसन। न्यूयॉर्क राज्य से स्थित ये हेंडरसन झील से होता है तथा अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। ये देखिए, अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। ये हेंडरसन झील जो है, जो कि आपका न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है, वहां से निकलती है। ठीक है। इस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है अमेरिका का। ठीक है। और इस नदी को ग्रेट लेक एरिया से जोड़ा गया है। एक नहर बनाई गई है इस नदी पर। नहर बनाकर इरी झील से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ा गया है? इरी झील से। यहां से इसको जोड़ दिया गया। अब थोड़ा सा चलो बात आई गई है ग्रेट लेक की, तो 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। बाद में ग्रेट लेक के बारे में एक करके चर्चा हम करने ही वाले हैं। भाई ग्रेट लेक, ये देखिए, ये अमेरिका वाले क्षेत्र में ये बहुत सारी नदियां हैं, वो माफ करिएगा बहुत सारी झीलें हैं। इनको ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बड़े मैप में दिखा देता हूँ।
फिर इसी चीज को छोटे से मैप में आप देखें। बड़े मैप पे भी आप देखें, थोड़ा दृष्टिपात करें, आप पाएंगे ये वाला एरिया, ये आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये एरिया ग्रेट लेक है। इसी को जूम आउट करके देख रहे हैं, जूम आउट करके इसको देखेंगे हम तो ये कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, है ना। तो एक लेक सुपीरियर है, ठीक है, दूसरी लेक मिशिगन है, तीसरी लेक ह्यूरन है, और चौथी लेक इरी है, और लेक ओंटारियो, ठीक है। तो लेक इरी से पांच लेक है, चलो पांचों लेक याद कर लो, ठीक है, क्रम से याद करना, इनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपकी पड़ती है सुपीरियर, नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 पे आपकी मिशिगन पड़ती है, नंबर 3 पे ह्यूरन पड़ती है, नंबर 4 पे आपका इरी पड़ती है, और नंबर 5 पे ओंटारियो पड़ती है। इसको पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जाता है। तो पश्चिम से पूरब क्रम क्या होगा? सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर आपका बोलो भाई इरी और ओंटारियो। अरे इस तरीके से याद कर लेते हैं। चलो आसान कर दूं, आसान कर दूं आप लोगों के लिए, ये लो बस इतना याद कर लो, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। क्रम से लगाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछता है, आप जो है इसको लगा सकते। स्पष्ट है। एक और पिंटू सी झील है यहाँ पे, निपिगोन, ऊपर पड़ती है आपकी, ये निपिगोन रिवर से जुड़ी हुई है सुपीरियर से। तो ये आपकी एक यहाँ पे ऊपर है, ये सुपीरियर के ऊपर है लेक निपिगोन, ठीक है, ये कनाडा में पड़ती है, लेकिन यूएसए की नहीं है, ग्रेट लेक एरिया में इसको जोड़ते नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी नदियां, झील है, नदी निकाल आप पिंटू से झील ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कटोरी पानी में। अरे इनके अपेक्षा में तुलनात्मक तौर पर बोलता हूँ, तुलना करना, ठीक है। तो क्लियर है आपका। हम हडसन की बात कर रहे थे। हडसन कहाँ है? न्यूयॉर्क राज्य में। किस झील से निकलती है? हेडरसन झील से निकलती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक में गिरती है। ये देखो ये गिर गई अटलांटिक में, ठीक है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क। किस नदी, किस झील से जोड़ा गया है इसको? इरी झील से। इरी झील किसका हिस्सा है? ग्रेट लेक एरिया का, ठीक है। जो ग्रेट लेक 5 झीलें हैं वहां पे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। इन 5 झीलों में से एक झील है, महान झील क्षेत्र बोलते हैं। तो यह नदी अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? ग्रेट लेक एरिया से, महान झीलों से। क्यों? क्योंकि इस पे एक नहर बना दी गई, तो ये अटलांटिक महासागर से भी जुड़ गया। ये नदी नौवहन के लिए बहुत जरूरी है, मतलब ये नौवहन, इसमें पूरा आंतरिक जल परिवहन होता है, और ये इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत काम आती है। ट्रांसपोर्टेशन आसान कर दिया इसने। अटलांटिक महासागर से सीधा इसमें इंटर कर गए, हडसन में, हडसन से इंटर कर गए इरी में, इरी से इंटर कर गए किसी में, ठीक है। आसानी से पानी 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 से ही तैरते तैरते ट्रांसपोर्टेशन आसान कर दिया, ठीक है। और विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक, हमारी हिंडन से कम होगी, ठीक है। अब हिंडन, जब भी मैं हिंडन नदी जाता हूँ तो मुझे हिंडनबर्ग रिपोर्ट याद आ जाती है, वहीं से फिर मुझे अडानी जी का चेहरा भी याद आ जाता है कि बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला आपकी नदी है, अगली नदी है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है ओंटारियो झील से। ओंटारियो झील कहाँ है? महान झील क्षेत्र में। 5 झीलों में से एक है। पहली सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 ह्यूरन, नंबर 4 इरी, नंबर 5 ओंटारियो। तो इस नदी का जो उद्गम है सेंट लॉरेंस नदी का, ये देखिए सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है ओंटारियो झील से, और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे जो खाड़ी है इसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या है नाम इसका? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यह नदी विश्व का सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। देखिए हाल इसका तीव्र है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा, और इसके नदमुख के पास मत्स्यन केंद्र अवस्थित है। मत्स्यन मतलब यहाँ पर आप देखिएगा ये फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पे देखिए ये एक आइलैंड है। तो यहाँ पर एक तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये महासागरीय धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम
ये गर्म महासागरीय जलधारा है, गर्म है ये, और ऊपर से आती है लेब्राडोर। लेब्राडोर दोनों आके मिलती कहां पे? फॉकलैंड के पास। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड, माफ करिएगा, फॉकलैंड बोल रहा हूँ, हाँ न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पे आकर के आपस में मिलती है ये। जब यहाँ पे मिलती है, ये ठंडी जलधारा है, ध्रुवों से आती है। जब ठंडी और गर्म दोनों आपस में आके मिलती हैं तो क्या होता है? यहाँ पे मत्स्यन केंद्र विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लावकों के आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं प्लावकों के लिए, जो कि मछलियों का भोजन है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मछलियां होती हैं न्यू फाउंडलैंड के पास, जलधारा मिलती है, वहीं पे एक वहां पे मत्स्यन केंद्र होता है। environment बनता है मछली। हाँ, मछलियों के लिए एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस नदमुख के पास विश्व का सबसे बड़ा मत्स्यन केंद्र अवस्थित है। ठीक है, और यह नदी महान झीलों के साथ मिलकर अमेरिका का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय नौवहन तंत्र बनाती है। क्योंकि देखो, कोई भी जहाज आएगा, इंटर करेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस नदी पे, फिर ओंटारियो में चला जाएगा, ओंटारियो से इरी, इरी से ये देखो कहीं भी, है ना, ऊपर से कोई लोहा आया, आने के बाद सीधा यहाँ पहुंच गया, पानी पानी तैरते तैरते। कोई भी शिप, जहाज, कुछ भी है तो आसानी से यहाँ से आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से अमेरिका के अंदर पहुंचेगी। यहीं पर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप है, डेट्रॉयट, टोरंटो। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी बड़ी कारें आप सुनते हैं, फोर्ड का नाम आपने सुन रखा है, सब यहीं पे अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में चलो ठीक है, वो तो इन्वायरमेंट है ही है वहां पे, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है। आप देखते हैं ना कि जितने बड़े बड़े वहां पे विश्व के, चाहे वो मार्क जुगरबर्ग की बात करें, चाहे बिल गेट्स की बात करें, स्टीव जॉब्स की बात करें, एलन मस्क की बात करें, विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर हैं, जेफ बेजोस की बात करें, क्यों है? क्योंकि वहां पे एक माहौल है उद्योग का, प्रतिस्पर्धा का, संसाधनों की उपलब्धता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सब कुछ मिल करके वहां पे एलन मस्क बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि सर गवर्नमेंट की सपोर्ट, तभी तो ऐसा environment। बिल्कुल सही बात। कल मैंने आधे एक घंटे का लेक्चर आपको लिया था ना, इसी पे, कल था परसों था, इंडिया के ऊपर विजनरी जो एक लेक्चर था कि हमें कैसे अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाना है, हाँ, लिया था ना, उसी की बात, वो अमेरिका में अवस्थित चीज। अभी हमारे देश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इसकी एक बड़ी कमी देखने को। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया आपका जानकारी। आपको अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सेंट लॉरेंस तक समझ में आ गई चीजें। ठीक है, बाकी ये छोटी छोटी नदी, यहाँ पे नेल्सन नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक झील है, विनिपेग झील से निकलती है, और ये यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, हडसन में गिर जाती है, हडसन की खाड़ी में। ऐसे चर्चिल भी, वहां की कनाडा की नदी है, हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ की नदियों से जुड़ी हुई बातें। नदी भी याद हो गई सारी, पर्वत श्रेणियां भी याद हो गई क्या? हाँ, याद हो गई कि नहीं याद हो गई आप लोग? हाँ, पर्वत श्रेणी अभी तो बता, याद दिख रहा है मैंने, पर्वत श्रेणी कैसे नहीं याद है? फिर चलो 1 मिनट में याद कर लेते हैं। नंबर 1 अलास्का, नंबर 2 ब्रुक्स, नंबर 3 मैकेंजी, नंबर 4 रॉकी, नंबर 5 कोस्टल, नंबर 6 कास्केड, नंबर 7 सियरा नेवादा, नंबर 8 सियरा माद्रे, नंबर 9 अपलेशिया। ये भी याद हो गई। कुछ नहीं, टिप्स में इसमें रखना है, फिंगर में, तुरंत कोई दिमाग, कोई अमेरिका का आदमी मिले तुरंत बता दो ये नदियां है, ये पर्वत श्रेणी, वो टेंशन में आ जाए। मेरे से ज्यादा तो अमेरिका को ये जानता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में डायनेमिक, अब देखो ये डिटेल क्लासेस में आप पढ़ते हो, तो डिटेल क्लासेस में फिर एक एक आपको वहां पे अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगा। एक एक मैं मैप में भी दिखा देता हूँ कि ये लो नदी देख लो, है ना, ऐसा भी होता है गूगल मैप में। कुछ ही समय में पूरा विश्व भ्रमण कर लेते हैं। विश्व भ्रमण वहां पे गूगल अर्थ में मैंने पढ़ाई है क्लासेस, पिछली बार जब क्लास ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्लेन वाला एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे, ये मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रेट प्लेन वाला एरिया है, पर्वत हो गई, नदियां हो गई। अब मैदान की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मैदान पाए जाते हैं, और मैदानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नदियों द्वारा, जो अवसाद लाए गए हैं, पहाड़ों से बहुत सारी नदियां निकली हैं, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ये मैदान बने। ठीक है, और इन मैदानों में क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको प्रेयरी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, अमेरिका में इनको क्या कहते हैं? प्रेयरी। हर जगह अलग अलग नाम होते हैं घास के मैदानों के। चलो 2 मिनट में हर जगह के नाम याद कर लेते हैं।
हाँ, अलग अलग घास के मैदान है। देखो, कुछ आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कुछ आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा, वो घास के मैदान वाला चैप्टर आएगा उसमें देखना। तो यहाँ पे ये पंपास, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में है, सेल्वास, कंपास, लानोस ये सारे आपके ब्राजील वाले क्षेत्र में है। ठीक है, लानोस आपका वेनेजुएला और ब्राजील वाले क्षेत्र में है। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय हो गए, कंपास, सेल्वास और लानोस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, प्रेरी आपके उत्तरी अमेरिका में हो गए। तो दक्षिण अमेरिका के कितने हो गए, पंपास अर्जेंटीना, ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय है पंपास। ठीक है, बाकी उष्णकटिबंधीय में कंपास, सेल्वास और लानोस है, यहाँ पे ग्रांड चाको भी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेरी है आपके, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके शीतोष्णकटिबंधीय है, बेल्ट। इसके बाद ये सवाना है आपकी पूरी की पूरी, ये आप देख रहे हैं सवाना वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है अफ्रीका में। बीच में जितने भी है सारे उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, मत समझदार तो बहुत हुआ। हंगरी में पुष्टार्च पाए जाते हैं। यूरोप में स्टेपी पाए जाते हैं, स्टेपी। ठीक है, यूरोप में स्टेपी, यूरोप में स्टेपी, हंगरी में पुष्टार्च, इनका नाम अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पे भी पाए जाते हैं बुग्याल एंड पयाल, उत्तराखंड में बोलते हैं। और मर्ग, मर्ग जैसे सोलमर्ग है, गुलमर्ग है, तो मर्ग जो घास के मैदान है ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका है डाउन्स, डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स और कैंटाबरी, कैंटाबरी भी आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा सा घास के मैदान में जुड़े। तो यहाँ पे जो घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं भाई, प्रेरी। क्या बोलते हैं, प्रेरी। क्या बोलते हैं, प्रेरी। अब प्रेरी के बारे में दो तीन बातें। पहली बात, प्रेरी कहाँ कहाँ स्थित है, यूएसए और कनाडा में स्थित शीतोष्ण घाट के मैदान है। ठीक है, इस घास के मैदान पे एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको चरनोजम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चरनोजम। विशेष प्रकार की मिट्टी में घास के मैदान होते हैं जिनको हम चरनोजम कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमस मतलब जो जैव तत्व होते हैं मिट्टी के ऊपरी परत, पौष्टिक और जैव तत्व के तौर पे। जैसे मान लीजिए पौधे की बहुत सारी पत्तियां, जीव जंतु कोई भी ऊपर चढ़ते हैं तो जो ऊपर की सबसे उर्वर जो परत होती है उसको ह्यूमस कहते हैं। काले रंग की होती है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, पौष्टिक घास का विकास होता है। घास के मैदानों का उपयोग कृषि और पशुपालन में किया जाता है। यहाँ पर गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है, गेहूं और मक्का। गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, तभी यहाँ पर देखते हैं कब होता है, ठंडी में। गेहूं का फसल जो है ठंड में की जाती है ना। यूएसए और कनाडा विश्व के गेहूं के सबसे अग्रणी निर्यातक देशों में से एक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े मवेशी फार्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर जो है पशुपालक समूह भी रहता है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं, बहुत सारे रैंच बने होते हैं और काउ बॉय इनको संभालते हैं, काउ बॉय द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पशु होते हैं, जैसे बाइसन, बाइसन प्रमुख पशु है। बाइसन को यदि हम समझे तो हमारे यहाँ जैसे भैंस होती है, अमेरिकी भैंस के तौर पे है ना। इसके अलावा पेरी डॉग्स होते हैं, यहाँ पे ग्रोफर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेरी के मैदान क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है और बहुत सारी जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अपाचे एक जनजाति, अपाचे दूसरी जनजाति को, ये सारी जनजातियां को, क्री, पानी, इस तरीके से बहुत सारी जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो रेड इंडियंस यहाँ की मूल जनजाति के तौर पे हैं। जल, पानी की उपलब्धता, चूंकि नदियां बहुत सारी हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े वृक्षों का विकास होता है। यहाँ पे पॉपुलर का, पॉपुलर जिससे हम वो बनाते हैं, बैट बनाते हैं, पॉपुलर का यहाँ पे वृक्ष होता है, ऑल्डर का वृक्ष होता है, सरपत या बिल्लो का वृक्ष होता है। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये अमेरिका में जुड़ी हुई कुछ बातें। ठीक, प्रेरी घास के मैदान से बस क्वेश्चन आएगा आपको कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका, ये टिक मार्क में जो आएगा। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान में बहुत सारे औद्योगिक नगर भी हैं, बहुत सारे औद्योगिक शहर भी है यहाँ पे। जैसे विनिपेग, विनिपेग कनाडा का है आपका, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहा जाता है विनिपेग को। ठीक है, यहाँ पे गेहूं का सबसे ज्यादा। और एक अमेरिका का शहर है शिकागो, शिकागो में सबसे ज्यादा होता है आपका मीट प्रोसेसिंग के लिए बहुत फेमस है। वहां पे मांस का प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होता है, पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है वहां से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, ये भी आपको समझनी चाहिए। क्लियर है?
अब देखो थोड़ा सा, ग्रेट लेक तो मैंने आपको याद करा ही दिया है। 5 कौन कौन से हैं एक बार याद बताओ। घास का मैदान समझ में आया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, बताएं? प्रेयरी घास का मैदान, बिल्कुल रट लेना है इसको, ठीक है। अब 5 झीलें कौन बताएगा मुझे? ऐसे बताएंगे आप? चलो आ जाओ, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको फिर से एक बार इनके बारे में भी 1-2 बातें बता के ये भी किया। आगे भाई, हाँ ये थी आपकी, मैंने याद कराई थी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले, और भी देखो कनाडा क्षेत्र में भी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, ठीक है, उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ये नंबरिंग मैंने डलवाई है, नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 ह्यूरन, नंबर 4 इरी, नंबर 5 ओंटारियो, ठीक है। तो ये पहले आपको याद याद करना है। इसके अलावा देखो कुछ और झीलें हैं, ठीक है। ग्रेट लेक तो है ही है, कनाडा में भी बहुत सारी लेक पाई जाती हैं। पहली लेक है ग्रेट बेयर लेक। ग्रेट बेयर लेक आपकी कनाडा में पाई जाती है, कनाडा के उत्तरी भाग में अवस्थित है आपकी ग्रेट बेयर लेक, ठीक है। इसका निर्माण जब वहां पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहां पर ये पूरी की पूरी लेक बन जाती है ग्रेट बेयर, और ये मीठे पानी की लेक है। किसकी है? मीठे पानी की लेक है। कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील यही है कनाडा की। कनाडा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ग्रेट ग्रेट बेयर। यहाँ पे मैं आपको बना भी देता हूँ, ये है ये वाला, ठीक है। नंबर 1 ग्रेट बेयर, कनाडा की सबसे बड़ी झील। इस झील के पास ही रेडियम सिटी स्थित है, जहां से रेडियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम इन सबके भंडार पाए जाते, ठीक है। तो एक झील ग्रेट बेयर, यदि कभी पूछती है ग्रेट बेयर झील, ग्रेट ग्रेट बेयर, ठीक है, कहां पे है? कनाडा। याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है ये झील, तो आपको गड़बड़ ना हो कि आप इसको गड़बड़ कर दें। ग्रेट बेयर के बाद दूसरी है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव ये है, ये भी कनाडा की झील। पहली है ग्रेट बियर, दूसरी है ग्रेट स्लेव। इस झील का निर्माण भी हिमनद के पिघलने से ही होता है, भी मीठे पानी की झील है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। इसके बारे में जानकारी है कि ये सबसे गहरी है, हाँ सबसे गहरी झील है, ठीक है। मैकेंजी नदी यहीं से निकलती है आपकी ग्रेट स्लेव से, ठीक है। मैकेंजी का उद्गम स्थल यही झील है। तो 2 झीलें आपने याद कर ली, ठीक है। कौन सी? ग्रेट बेयर और ग्रेट स्लेव। अब तीसरी आते हैं ग्रेट अथाबस्का, यहां पे है तीसरे नंबर पे लेक। इसका नाम है अथाबास्का। क्या है? अथाबास्का, कनाडा में अवस्थित है। अथाबास्का, अथाबास्का। नंबर 1 ग्रेट बेयर, नंबर 2 ग्रेट स्लेव, नंबर 3 अथाबास्का। कनाडा की मीठे पानी की झील है। ये यूरेनियम सिटी यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे यूरेनियम के, सोने के, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम, सोना, यूरेनियम के भंडार, सोने के भंडार और पेट्रोलियम के भंडार, ये पाए जाते हैं। 3 झील ये रट लो, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव और अथाबास्का। रट लिया कि नहीं रट लिया? ठीक है। अब नेक्स्ट है महान झील क्षेत्र, ठीक है। तो महान झील जो आपकी है ये कनाडा और अमेरिका दोनों में पाई जाती है। थोड़ा सा कनाडा वाले क्षेत्र में भी है और अमेरिका वाले क्षेत्र में, ठीक है। यूएस और कनाडा की सीमा में 5 झीलें हैं आपकी। 5 झीलों के बारे में बताया। इन झीलों में से जो मिशिगन लेक है पूरी तरीके से यूएसए में, बाकी आपकी साझा होती है कनाडा और उससे बॉर्डर से पूरी तरीके से। क्वेश्चन पूछ ले इन झीलों में, मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी पानी की झील है, मीठा पानी, ठीक है, याद रहेगा। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है विश्व की, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील के पास एक मोसाबे, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है
ठीक है, जो कि कनाडा में है। इसका नाम है मोसाबी श्रेणी। मोसाबी श्रेणी, मोसाबी श्रेणी में कच्चा लोहा पाया जाता है। मोसाबी श्रेणी, इसमें क्या पाया जाता है? कच्चा लोहा। लोहा यहाँ पे बहुत, आयरन बहुत पाया जाता है, जिसके कारण से इसके आसपास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अपलेशियन में कोयला पाया जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, काम हो गया। ठीक है, अब क्रम आपको ये मैंने आपको याद कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे झीलें आपस में जुड़ी हैं सारी की सारी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता है इनको लगाने का कि भाई पश्चिम से पूरब लगा दो, तो लगा लोगे। पश्चिम से पूरब मैंने आपको बता दिया है। आकार के हिसाब से पूछ लेता कि आकार के हिसाब से इनका क्रम क्या है, सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, उससे छोटी कौन है। तो आकार के आधार पर एक बार लिख लो, सबसे बड़ी आपकी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद है आपकी ह्यूरन, ह्यूरन के बाद आपकी कौन सी है? मिशिगन, मिशिगन के बाद ईरी, ईरी के बाद ओंटारियो। यहां पे बस इतना अंतर है कि ये क्रम में मिशिगन से बड़ी आपकी ह्यूरन है, ओंटारियो, ओंटारियो। ठीक है, अब देखो सुपीरियर के पास ही एक शहर है जिसका नाम है दुलुंथ, दुलुंथ, दुलुंथ औद्योगिक शहर है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, ग्रेट लेक एरिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप है यहाँ पे। मिशिगन के किनारे है शिकागो, ये है शिकागो, मिशिगन के किनारे बिल्कुल। डुलुंथ आपका सुपीरियर के किनारे है, मिशिगन के किनारे यहाँ पे शिकागो है आपका, यहाँ पे ये है आपका शिकागो, शिकागो से है। हाँ वही वाला, वही वाला। ठीक है, शिकागो। यहां पे ये जो इरी है, यहाँ पे डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है डेट्रॉयट। किसके किनारे? इरी के किनारे, ध्यान रखिएगा, इरी के किनारे, इरी के किनारे। देखो यहां पे इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा नदी है, जिसमें नियाग्रा फॉल बनता है। नियाग्रा फॉल का नाम आपने सुना होगा। इरी और ओंटारियो के बीच में एक नदी है जिसका नाम है, जो इनको आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है नियाग्रा नदी। नियाग्रा नदी पे ही नियाग्रा फॉल बनता है, जलप्रपात बनता है। ठीक है, और इसके पास यहीं पे जो आपका ओंटारियो है, ओंटारियो के ऊपर ही यहाँ का सबसे प्रमुख शहर जो है वो टोरंटो है, जो कनाडा का है। कनाडा का एक औद्योगिक शहर है टोरंटो, ये ओंटारियो के ऊपर है। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी के पास यहीं पे एक और नदी है, सेंट लॉरेंस की सहायक नदी, जिसका नाम है ओटावा। ओटावा के पास ही ओटावा शहर है, ये भी आपका कनाडा का बड़ा शहर है। टोरंटो किसके किनारे है? ओंटारियो के। किसके किनारे है? ओंटारियो के। किसके किनारे? ओंटारियो के। शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के। डुलुंथ किसके किनारे है? सुपीरियर के। इरी किसके किनारे? इरी के किनारे कौन सा है? डेट्रॉयट। ठीक है, अब ये भी याद करना पड़ेगा। डुलुंथ किसके किनारे है? सुपीरियर के। शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के। ठीक है, इरी किसके किनारे है? डेट्रॉयट के। ओंटारियो के किनारे कौन कौन से हैं? टोरंटो, टोरंटो, टोरंटो आपका ओंटारियो के किनारे, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और इनका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया कि सुपीरियर के पास एक मोसाबी श्रेणी है जहां पे लोहा पाया जाता है, लौह के। ठीक है, इरी और ओंटारियो के बीच में क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा नदी है, उसके ऊपर जलप्रपात बना हुआ है। ओंटारियो झील से ही किसका उद्गम होता है? सेंट लॉरेंस नदी का। किसका उद्गम होता है? सेंट लॉरेंस नदी का। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। सेंट लॉरेंस नदी कहां पे जाके गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ठीक है, और इन झीलों के किनारे अमेरिका और कनाडा के प्रमुख शहर अवस्थित हैं। यह झीलें व्यापार के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से, नौ परिवहन के दृष्टिकोण से, मीठे पानी के स्रोत के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण झील है अमेरिका के लिए। ठीक है, और ये झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं।
क्या बनाती हैं? अमेरिका और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या महान झीलें भी आपको पता चल गई। इंपॉर्टेंट सेक्सेशन है ये, पता होना थोड़ा सा कठिन होता है, अब शायद आपको पता चल गया। डुलुंथ किसके किनारे है? सुपीरियर के। शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के। ओंटारियो के किनारे कौन सा शहर है? टोरंटो। टोरंटो। इरी के किनारे कौन सा शहर है? डेट्रॉयट। रट गया आप लोग तो, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, समझ में आ रहा है? देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी है बहुत आसान सब्जेक्ट, यदि समझाया जाए सही से तो। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर आपका दुर्भाग्य है, आप जीवन में कभी कुछ चीज सीख नहीं पाए। एक और झील है, छोटी सी पिंटू सी झील, लेकिन वो झील अमेरिका की है, ग्रेट सॉल्ट झील। यहाँ पे 5 नंबर झील। देखो मैंने 1 नंबर बताया, कौन सी थी ये? 1 नंबर बेयर, ठीक है। 2 नंबर मैंने आपको कौन सी थी? हाँ, ग्रेट स्लेन। सब में ग्रेट लगा हुआ, सब महान महान है लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी थी? अथाबस्का। चौथे नंबर पे कौन सी थी? ग्रेट लेक एरिया, महान झीलें, जिसमें 5 झीलें थी। 5वें नंबर पे यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट, ग्रेट सॉल्ट झील। कहा? नहीं नहीं, ग्रेट सॉल्ट में नहीं है, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट में आपका ये अमेरिका के उटाह शहर में, उटाह राज्य में अवस्थित है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, नमकीन झील है। उत्तरी अमेरिका में ये सबसे बड़ी लवणीय झील है, और इस झील में ग्रेट बेसिन पठार पर अवस्थित है। देखो ग्रेट बेसिन आपको मैं एक बार मैप पे भी दिखा देता हूं। ग्रेट बेसिन ये है आपका, ये है ग्रेट बेसिन का पठार। पठार की याद कराए थे ना, ये देखो कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है, सारे पठार। डेजर्ट मैंने आपको बताए थे, एक मोजाबे था आपका, सोनेरान था, और एक ये है चिजाउजन का डेजर्ट आपका, चिजाउजन, ठीक है। ये भी डेजर्ट आपका पड़ता है मैक्सिको वाले क्षेत्र में, लेकिन 2 प्रमुख है, मोजाबे और सोनेरान, ये दोनों याद रखना, ठीक है। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक, लगभग लगभग अमेरिका को हम समझ चुके हैं। इतना ही अमेरिका से चीजें पूछी जाती हैं, इतनी ही अमेरिका में आपको पढ़नी, बस इतनी चीजें आपको याद भी मैंने करा दी, नहीं करा दी। पठारों के बारे में 2-2 बातें और, 2-2 हाथ पठारों के नाम। एक तो आपका मैंने बताया कोलंबिया का पठार है, ये वाला पठार आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया का पठार। यहाँ पे नदी कौन सी थी? कोलंबिया नदी बहती थी, ठीक है। तो पहली बात, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित है, पश्चिमी भाग में, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए एक तटीय श्रेणी है आपकी, और यहाँ पे आपकी कौन सी है? रॉकी। तटीय और रॉकी श्रेणी के बीच में अवस्थित है, कोस्टल रेंज और रॉकी के बीच में अवस्थित है। अंतः पर्वतीय पठार, 2 पर्वतों के बीच के पठार को अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, ज्वालामुखी पठार के तौर पे है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी अवस्थित है। इस पर ज्वालामुखी की लावा की परतें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी काली है, काले रंग की है। इस पठार पे कोलंबिया नदी बहती है, कोलंबिया का पठार, ठीक है। कोलंबिया की प्रमुख सहायक नदी कौन सी बताई थी मैंने? स्नेक नदी। कौन सी सहायक नदी बताई थी? स्नेक नदी। तो इसलिए इस पठार को स्नेक का पठार भी कहा जाता है, कोलंबिया का पठार या स्नेक का पठार, ये भी इसको कहते हैं, ठीक है। इस पठार पे गर्मी के टाइम पीरियड पे खेती की जाती है। शुष्क ऋतु, जब शीत ऋतु आती है तो ये बर्फ से ढक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एक गर्मी के टाइम पीरियड पे ही खेती होती है। तो पहला तो पठार कोलंबिया का पठार हो गया। दूसरा है आपका ग्रेट बेसिन, ये है आपका ग्रेट बेसिन, ठीक है। पहला कोलंबिया, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन भी यूएसए के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ये सियरा निवादा, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी सियरा निवादा और रॉकी के बीच में अवस्थित है, अंता पर्वतीय पठार सियरा निवादा और रॉकी के बीच में अवस्थित है। यहां पर भी पठार में गर्म और शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें पाई जाती हैं, ठीक है।
जैसे कि ग्रेट सॉल्ट, अभी बताई ना, ग्रेट सॉल्ट आपकी ग्रेट बेसिन में अवस्थित है, तो यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट अवस्थित है। इस पठारी क्षेत्र पे ही डेथ वैली है आपका। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है, मृत घाटी जिसे बोलते हैं, 86 मीटर नीचे है। इसी पे ही आपका मोहाबे मरुस्थल है, सोनेरान मरुस्थल, मोहाबे मरुस्थल। तो यहाँ पे मोजाबे या मोहाबे, ठीक है, मोहाबे मरुस्थल इसी में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है अमेरिका का। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है। कौन सा? ग्रेट बेसिन का पठार। कौन सा? ग्रेट बेसिन का पठार। तो नंबर 2 ग्रेट बेसिन हो गया। नंबर 3 यहीं पे जस्ट है आपका कोलोराडो का पठार। तीसरा है कोलोराडो। कोलोराडो का पठार भी आपका गर्म और शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पठार को चूना पत्थर बहुत पाया जाता है इस पठार में। इसमें कोलोराडो की नदी बहती है आपकी, इसलिए कोलोराडो नदी इसको बिल्कुल धीरे धीरे कई भागों में बांट देती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे और नलिका अपरदन देखने को मिलता है, बीहड़ बना होता है, गहरी घाटियां बनी होती हैं, तो इसलिए बीहड़ का निर्माण कर देती है, इसको बिल्कुल फाड़ देती है, जैसे हमारे मालवा के पठार को किया गया, ठीक है। तो कोलोराडो का पठार भी महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र में है। और यहां पर इस पठारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ग्रैंड कैनियन विश्व की सबसे बड़ी आई आकार की घाटी है, वो कोलोराडो नदी या इसी पठारी क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो तीसरा पद, 3 पठार हो गए आपके। पहले नंबर का पठार कोलंबिया का पठार, नंबर 2 ग्रेट बेसिन का पठार, तीसरे नंबर का पठार कोलोराडो का पठार, और चौथा पठार है आपका मेक्सिको का पठार। मेक्सिको का पठार आपका, मैक्सिको क्षेत्र में भी एक पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा, मैक्सिको क्षेत्र में। तो मैक्सिको का पठार जो है आपका, मैंने आपको बताया था, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, दो ये आपकी पर्वत श्रेणियां यहाँ पे समानांतर है। ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है आपका। ये भी गर्म है, यहाँ भी शुष्क परिस्थितियां हैं। इसमें मैक्सिको के खनिज, बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। और विश्व, इस पठार में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान पाई जाती है, जिसका नाम है चिहुआहुआ। क्या नाम है? चिहुआहुआ। फिर से एक बार नाम में लिखे दे रहा हूं, ची बार आगे लगा देना है, 2 बार हुआ हुआ लगा देना, हुआ हुआ। विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है, किस पठार पाई जा रही है? मैक्सिको पठार। एक मरुस्थली टाइप में, मरुस्थल जैसा ही है ये आपका। तो 3 मरुस्थल क्षेत्र हैं आपके। पहला चिहुआहुआ, नंबर 1 आपका ये मरुस्थल भी है, विश्व की सबसे बड़ी खान भी है ये आपकी, ठीक है, चांदी की खान, इससे क्वेश्चन पूछा जाए, चिहुआहुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे खान पाई जाती है आपकी, सोनेरान, मोजावे, और ये पूरा जो मैक्सिको का पठारी क्षेत्र है भी मरुस्थली क्षेत्र जैसा ही है, ठीक है। कनाडा वाले क्षेत्र में भी कैनेडियन सील्ड पाई जाती है आपकी, बीच वाले क्षेत्र में, ये आपका देखेंगे ना, ये कनाडा में भी एक पठार पाया जाता है। कनाडा कह रहा है क्यों मेरे पास पठार क्यों नहीं, प्रकृति ने पठार दे दिया। ये देखो कैनेडियन सील्ड, बहुत सारी इसमें खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं। तो लॉरेंसिया का पठार भी से कहा जाता है कैनेडियन सील्ड को। क्या कहा जाता है? लॉरेंसिया का पठार भी कहा जाता है इसको, कैनेडियन सील्ड को क्या कहा जाता है? लॉरेंसिया का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉरेंसिया का पठार भी कहा जा सकता है। विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है यह पठार, कठापठा पठार है, ठीक है। तो अंतः सील्ड का उदाहरण है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, बॉक्साइट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाती है, प्लेटिनम पाया जाता है, भी बहुत कुछ इसमें छुपा के रखा है, इसमें भी इसका बहुत ज्यादा उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, ठीक है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, और इस कारण से यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। कभी कनाडा को देखेंगे तो कनाडा कटा फटा आपको बहुत दिखेगा, कनाडे के देखिए आप यहाँ पे देखिए, देखिए इसको, कनाडा को, ये क्यों इतना कटा फटा है? क्योंकि हिम, कभी आपने देखा है कि आप बर्फ को जो है आप जमा दीजिए कई बार, जैसे आपके घर में फ्रिज होंगे, फ्रीजर में आप बर्फ जमा दीजिए, ठीक है। बर्फ को जमाने के बाद जब बर्फ को उखाड़ते हैं हम, तो उखाड़ने के बाद वो नीचे की धरती भी उखाड़ लाता है कई बार, मतलब उसमें गड्ढा कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा गहरापन कर देगा, ठीक है, उसको भी खींच लेता है। तो जब हिम युग आता है उसके बाद यहाँ के धरातल में झील नुमा आकृति बन जाती है, पुराना कटा फटा एरिया है पूरा का पूरा ये, ठीक है। ये पूरा कैनेडियन शील्ड है, इसी का ही पूरा हिस्सा है, कैनेडियन शील्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कैनेडियन शील्ड में आपके बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं, बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं, जिस कारण से बहुत सारी यहाँ पे, ठीक है,
झीलें पाई जाती हैं। अधिक अपर्दन, लगातार अपर्दन होने के कारण से इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई कैनेडियन शील्ड की। ठीक है, लगभग ये 300 से 400 मीटर की है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महादेश का कंप्लीट मैपिंग वाला सेगमेंट जितना भी। एक से दो बार सेशन को और देखना है, समझना है, 1 2 3 4 गिनते रहना है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, चाहे वो आपको। इसके बाद हम चालू कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका को भी विस्तार से इसी तरीके से समझेंगे।